जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का हर बार की तरह फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 19 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, फटाक से चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मैं आज बताना चाहूंगा कि आज के करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हमने इसमें रखा है, तो जरूर उसको पढ़ें क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायनेमिक पोर्शन से भी और स्टैटिक पोर्शन से भी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। आज की पॉजिटिविटी पहले देख ले मेरे प्रिय साथियों। खुद ने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। क्या बात है, शानदार मोटिवेशनल कोट है मेरे प्रिय साथियों। जीवन में व्यक्ति कंपटीशन है और ये सोचते सोचते न जाने कितनी मेहनत करता है, लेकिन अगर मेहनत अपने ऊपर कर ले या अपने आप से लड़ाई या अपने आप से होड़ कर ले कि मेरे को वर्तमान की स्थिति को ठीक करके अपने आगे की स्थिति को बेहतर करना है, तो मुझे खुद से लड़ना होगा। और खुद से लड़ना इन द सेंस अटूट मेहनत करना, दृढ़ संकल्पित होना कि मुझे पाना है, मतलब पाना है। कैसी भी परिस्थिति हो, स्थिति हो, जीवन है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन जीतने वाला अपने आप से ही लड़ाई करता है। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस देश द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड होगा, है ना, बी ऑप्शन, सॉरी। मकारियोस तृतीय राष्ट्रपति रहे हैं वहां के। साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड साक्षी। परसों के वीडियो में मैंने शायद मौसम और जलवायु में अंतर पूछा था, बच्चे ने जवाब दिया, उसका कमेंट मैं कल लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं सिर्फ अभी बैठे बैठे देख रहा था तो मुझे याद आया, तो मैं बोल दूं कि बिल्कुल उनका जवाब सही था, बहुत ही सुदृढ़ आंसर दिया उन्होंने। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मौसम और जलवायु में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जलवायु की जो परिभाषा है वो अगर हम पढ़ें, जैसे कि हम पुस्तकी या कहा जा सकता है बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जो जलवायु की परिभाषा है वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान हो। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हर साल जो है 15 जून को के आसपास वर्षा प्रारंभ हो जाती है, हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ठंड पड़ती है, हर साल जो आपका अप्रैल और मई में भीषण गर्मी पड़ती है। तो ये वायुमंडल की वह अवस्था है जो हम बचपन से अब तक देख रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से हम ये अवस्था को देख रहे हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आते आते मेरे दिमाग में आ गया तो मैं पूछ लिया। और मौसम उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मान के चलिए आप मान के चलिए नवंबर है, नवंबर चल रहा है, नवंबर के 25 नवंबर के आसपास आप तैयार हुए, उसका बर्थडे है, आपने गिफ्ट खरीदा, फूल खरीदा, अच्छे से तैयार होके आप गए, लेकिन अचानक रास्ते में पानी गिर गया। तो ये किस्मत की बात नहीं है, मौसम की बात है। मौसम जो है वो क्षणिक होता है, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहता, क्षणिक होता है, उसे हम मौसम कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैं चलते चलते पूछ दिया था। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास प्लेलिस्ट में रखाई हुई है, वहां जाके आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है। और आज कौन सा दिन है? तो 19 जून को मनाया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, ये सिकल सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी कहा जा सकता है और आनुवांशिक बीमारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लोगों का। अब तो इसका उपचार भी आ गया है, बहुत सारा दवाएं हैं, उससे जो है प्रॉपर जीवन चल रहा है लोगों का, जिनको सिकल सेल है। तो मैं बताना चाहूँगा, एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में, और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उससे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, वो अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। ठीक है, उसका आकार कैसा हो जाता है? यही आसपास लिखाया होगा कि आपका प्रोटीन दोष के कारण होता है, रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है,
और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल। तो अर्धचंद्राकार हो जाती है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ दिखाई दे रहा है। और ऑक्सीजन की मात्रा अगर बॉडी में कम होगी तो आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए। जो फूड्स हैं हमारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे बादाम है, बादाम में काफ़ी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, खाना चाहिए। ठीक है, बादाम खाने से दिमाग आता है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। ठीक है, खैर हम आ जाते हैं सिकल सेल पर। तो ये अनुवांशिक बीमारी है जिसके लक्षण देखने जाए तो दर्द, थकान, पीलिया, संक्रमण का खतरा बढ़े रहता है, अंगों में जो है नुकसान करने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है इसमें। तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी की जागरूकता फैलाने के लिए क्या करते हैं, तो हम आज का दिवस मनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसकी दवाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी दवाएं हैं, किन किन डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो सभी मेडिकल संस्थान में जो है, या कहा जा सकता है मेडिकल कॉलेज हो गए, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए, इसकी जागरूकता फैलाई जाती है। क्लियर। चलो, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है भूपेंद्र यादव। क्या नाम है? बी ऑप्शन होगा, भूपेंद्र यादव। और मैं आप सभी को बता दूं कि भूपेंद्र यादव जी का प्रभार क्या है भारत के दृष्टिकोण से। तो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव जी। तो ये सर्वसम्मति से अध्यक्ष बन गए हैं किसके? तो IBCA। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या करती है? तो जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं, इनकी प्रजाति है, जिसमें बाघ आते हैं, शेर आते हैं, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ आता है, चीता आता है, प्यूमा आता है, जगुआर आता है। प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं है, लेकिन इन सभी जो आपके बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण का कार्य करते हैं। और ये कब चालू हुआ था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मैसूर का प्रोजेक्ट टाइगर, इसके 50 वर्ष पूरे होने की वजह से इस संगठन का निर्माण हुआ था। क्लियर है, जिसमें वैश्विक स्तर पर संरक्षण, जागरूकता और संसाधनों की साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य भारत के द्वारा किया जाता है। फंडिंग ली जाती है, फंडिंग दी जाती है, प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन के साथ इन बिग कैट्स का क्या करा जाता है? तो प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो मेरे प्रिय साथियों, इसमें कितने प्रकार के बिग कैट्स हैं? बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता, जगुआर और प्यूमा, जैसे कि मैंने बताया। अब ये मैंने कहा कि प्यूमा और जगुआर तो नहीं आते हैं, मतलब भारत में नहीं है। तो भारत में नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे साथी देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि निकारागुआ गणराज्य, एस्वातिनी साम्राज्य, भारत हो गया, सोमालिया, है ना, लाइबेरिया, ये सभी IBCA के साथ क्या कर चुके हैं? अनुसमर्थन कर चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं। तो इन देशों में भी जो कैट्स हैं, बिग कैट्स हैं, उनका भी क्या करा जाता है? तो प्रोटेक्शन किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, आपको ये PDF मिल जाएगा। मेंस ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। हाल ही में किस खिलाड़ी ने स्टॉकहोम डायमंड लीग मीट के दौरान पोल वॉल्ट में 8.28 मीटर ऊंची छलांग लगाई? ठीक है, छलांग लगाकर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, पोल वॉल्टर एक गेम होता है जिसमें एक जो है आपका लचीला सा जो है आपका मतलब क्या बोलना चाहिए, पाइप बोल सकते हैं या उसे हम स्टिक बोल सकते हैं। उस खेल का तो स्टिक ही होगा वो। तो उसको लेकर दौड़ते हैं और उसको जो है जंप करते हैं उसमें, और ऊंची कूद की तरह उसे पार करते हैं। ठीक है, तो ये खिलाड़ी है जिनका नाम है आर्म्ड डुप्लांटिस। 2025 फरवरी में ही इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था। क्या था उनका रिकॉर्ड? 6.27 मीटर, है ना। अब ये फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे प्रिय साथियों, 6.28 मीटर, है ना। तो इस प्रकार से ये आर्म डुप्लांटिस जो है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त खिलाड़ी है। क्या हो गया भाई, है ना। आर्म डुप्लांटिस एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दिए हैं, और स्टॉकहोम
डायमंड लीग मीट पोल वॉल्टर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड था। फरवरी 2025 में इन्होंने स्टॉकहोम में बनाया था इस रिकॉर्ड को। ठीक है, अब विश्व रिकॉर्ड की संख्या 12वीं बार जो है डुप्लांटिस ने तोड़ा है। चलें आगे। चलो, नीचे का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली स्टार्ट की है ना, जो कि भारत का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब मोबाइल के माध्यम से आप वोट डाल सकते हैं चुनाव का। ठीक है, तो बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा एक पहल है, ये ई वोटिंग प्रणाली इन्होंने स्टार्ट की है, जिसमें घर में बैठे हुए लोग और जो पलायन करके दूसरे शहर में काम कर रहे हैं, दूसरे शहर में जो है आपका कामकाज करके रह रहे हैं, और बूढ़े, बीमार व्यक्ति, वंचित लोग, इन सभी लोगों के लिए एक आसान जो है सुविधा हो जाएगी, जो कि वोट दे पाएंगे अपने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग के रूप में। ठीक है, देखिए देश का पहला राज्य बन गया है, नो डाउट। अब ये क्यों तक तैयार किया है, क्योंकि 28 जून को होने वाला है नगरीय निकाय चुनाव बिहार में। अब इस नगरीय निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इसकी घोषणा कर दी है कि मोबाइल से भी आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, अब एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहां पूरे देश में ई वोटिंग लागू है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या कहानी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो इस प्रक्रिया में आप क्या कर सकते हैं, तो ब्लॉकचेन तकनीक है, इसमें सुरक्षित है, बदली नहीं जा सकती वोटिंग प्रणाली। लाइव फेस डिटेक्शन किया जाएगा, मतलब मोबाइल से क्या करेंगे, मोबाइल का फेस का स्कैनर होगा, बाकायदा वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि होगी, फेस मैच लाइव स्कैन होगा, फर्जीवाड़े की संभावनाएं कम है। ईवीएम और वीवीपैट जैसे वोट सत्यापन प्रणाली से आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है, तो हम ये जान ले, ई वोटिंग SECBHR इसका नाम है, और CDEC ने जो है आपका इसे विकसित किया है। ठीक है, चलो ये ऐप है। बिहार के अन्य डिजिटल इनोवेशंस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है FRS, मतदाता पहचान के लिए, OCR है, यहाँ डिजिटल लॉक है EVM सिस्टम में, तो प्रॉपर सारी चीज़ें डिजिटली वे पे कार्य कर रहा है बिहार। हाल ही में वर्ष 2025 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया, तो मैं आप सभी को बता दूं कि कनाना स्कीस अल्बर्टा कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, अब ये G7 क्या है पहले ये पता होना चाहिए, तो मैं आपके सामने यहाँ रख दिया हूँ कि G7 जो है एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसमें विश्व के प्रमुख विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G7 से 7 ऐसे देश जो कि इसमें प्रॉपर सम्मिलित है। ठीक है, 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वॉलेरी जेस्कार्ड डी एस्ते ने इसकी शुरुआत की थी। पहले ये क्या था, G6 था, जिसमें फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA शामिल थे। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, G7 बना। 1998 में रूस शामिल हुआ था, जो G8 हो गया था, लेकिन फिर रूस को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। 2014 में यूक्रेन की साथ लड़ाई करने के चक्कर में ये वापस G7 बन गया, पहले G8 था। ठीक है, अब आते हैं वास्तविकता में कि इसमें हुआ क्या। इसमें हुआ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA और UE जो है प्रतिनिधि कर रहे थे, जिसमें अगर हम देखें तो अतिथि देश कौन कौन से थे, तो भारत थे, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन आदि शामिल थे अतिथि देश के रूप में। वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाना और वृद्धि पे ध्यान देना, मतलब कि मुख्य रूप से सभी देशों में आर्थिक सशक्तता का विकास करने का मुख्य उद्देश्य था। ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल संक्रमण को दूर मतलब आपका बेहतर करना। डिजिटल संक्रमण से तात्पर्य है कि डिजिटल जितनी भी चीज़ें परेशान कर रही है, जैसे कि कल के ही करंट अफेयर में हमने चर्चा की थी साइबर क्राइम के बारे में, तो वो सभी चीज़ों को डिजिटली वे पे किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, वो जो है इस पे बात हुई। ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य है कि सभी देशों के पास अपनी ऊर्जा सशक्तता रहे, ऊर्जा के क्षेत्र पे वो कार्य करें, सेल्फ डिपेंडेंट रहे,
शांति और सुरक्षा की बात करें कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करो, जैसे कि अभी इजराइल और ईरान का संघर्ष हो रहा है। ठीक है, कभी ईरान जो है वो बमबारी करता है तो कभी इजराइल ईरान पे बमबारी करता है। यूक्रेन रूस युद्ध हुआ, आतंकवाद उन्मूलन हो गया, साइबर सुरक्षा, ये सभी चीज़ों पे बात की गई है। ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नीचे ही लिखाई होगी। अब बात करते हैं कि इस G7 में अमेरिका के प्रमुख क्या कह रहे हैं। ट्रंप के कहे शब्द देखिए, ज़्यादा हम IR पे चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। आपको देखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप का जवाब कई लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। ट्रंप ने कहा, हम जानते हैं कि ईरान का सर्वोच्च नेता कहाँ छिपा है। वह एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल हम उसे मारने की योजना नहीं बना रहे हैं। हम ईरान से उसकी यूरेनियम समृद्धि पूरी तरह से छोड़ देने की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ युद्ध विराम नहीं चाहते, हम पूर्ण आत्मसमर्पण चाहते हैं। मतलब ईरान के जो प्रमुख हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं तो सुप्रीम लीडर के रूप में जानते हैं ईरान के, आयतुल्ला खमनाई जो है वो बंकर में चले गए थे, ऐसा जो है न्यूज़ आया था। तो उन्हीं को ही क्या कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं कि हमें पता है कि वो कहाँ छुपे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में अमेरिका को अगर कुछ भी क्षति पहुंचती है तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अब कहानी ये है यहाँ पर कि भारत का पक्ष क्या है। भारत की मीडिया अभी वर्तमान में ईरान में हुई बमबारी के बारे में दिखा रहा है, जो कि इजराइल ने की है। इससे पहले मीडिया कहाँ गायब थी जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, थोड़ा कम दिखाई दे रहा था। तो मेरे प्रिय साथियों, कहीं ना कहीं धार्मिक बाध्यता सामने आ जाती है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, और आत्मसमर्पण नहीं, हमें पूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए कह रहा है। मतलब अपूर्ण आत्मसमर्पण मतलब कि जो ईरान के पास यूरेनियम ताकत है, परमाणु सशक्त जो ईरान है, वो पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, या तो विश्व के किसी भी नहीं, मतलब अमेरिका ये चाह रहा है, तो अमेरिका ये चाहता है कि हमें जो है पूरी तरीके से जो हमारा मतलब ईरान का जो परमाणु सशक्तता है उसको सरेंडर कर दे, ये कह रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि ईरान कहीं परमाणु हमला ना कर दे। और अगर मेरे प्रिय साथियों, ईरान अगर परमाणु हमला कर दिया तो ये भी है कि विश्व युद्ध के आसार दिखते हैं। ठीक है, हो ये सकता है कि बातचीत हो जाए और युद्ध बंद हो जाए और मतलब सेटलमेंट हो जाए, है ना, एक दूसरे के साथ जो है हाथ मिला लें, दोस्ती कर लें, माफ़ी मांग लें। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हाल ही में अंकिता रैना ने गुइमारेस ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 में किसके साथ मिलकर युगल खिताब जीता है? तो क्या नाम है इनका? फ्रांसिस्का जॉर्ज, मैटिल्ड जॉर्ज, एलिस रोबे, या आपका कनाको मोरिसाकी। एलिस रोबे नाम है इनका। इनके साथ ये टूर्नामेंट जीती है अंकिता रैना, एलिस रोबे के साथ मिलके। $40,000 इनको मिला है। क्ले और टर्फ दोनों में ये टूर्नामेंट होता है। फाइनल में जापान की हिरोमी अबे और कानको मॉरिशस को हराया इन्होंने। सिंगल्स खिताब फ्रांसिस्का जॉर्ज ने जीता है। ठीक है, तो एक टेनिस का टूर्नामेंट है और हमारे यहाँ की एथलीट जीती है रैना। हाल ही में किस मंत्रालय ने धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में भी हुआ है ना, सब जगह हुआ है, भारत में हुआ है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान जो है वो 30 जून को स्टार्ट हुआ है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मैं बता दूं, बी ऑप्शन सही होगा, जनजाति मामलों का मंत्रालय। भारत ने इस बार जो है टारगेट किया है जनजाति क्षेत्र को विकसित करने के लिए, जिसमें हम देखें तो 549 जनजाति जिले, 2900 से अधिक ब्लॉक, 207 से अति संवेदनशील जनजाति समूह केंद्र, इन सभी क्षेत्रों में विकास संवर्धित करना, सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना, सरकारी योजनाओं के लाभ को प्रदान करना, लोगों को अवेयर करना, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी इसमें शामिल है।
ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जनजातीय क्षेत्रों की योजनाओं की जो है संतृप्त सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना, जनजातीय परिवार को घर घर जाकर सेवा प्रदान करना, शासन में जन भागीदारी को बढ़ाना, जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत आदिवासी विरासत को सम्मान देना, विकसित भारत और अंत्योदय के दृष्टिकोण को साकार करना, ये मुख्य रूप से इनका उद्देश्य है। ठीक है, चलो 1999 में ये मंत्रालय का स्थापना हुआ है। ठीक, चलो उत्तर कोरिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो एलियावती लोंगकुमर, जो कि भारत की तरफ से राजदूत होंगे। ब्लेज मेट्रोवेली MI6 की पहली महिला क्या बनी है? तो आपका प्रमुख बनी है। बाउंड्री लाइन में कैच लेना, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, बनी हॉप के नाम से है, उसको MCC ने बैन कर दिया है। 51.5 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा भारत उत्पादित कर रहा है, जो कि 10.5% वृद्धि दर्शाता है। यू मुंबा TT ने UTT मतलब अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा अभियान चालू किया जा रहा है। हाल ही में मेटा ने भारत के लिए नया प्रबंधक निदेशक और प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर आपको देना है। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।